दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण भाग भारत की परमाणु शक्ति से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। ये ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सुरक्षा खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। 11 मई 1998 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन था जब उसने अपनी परमाणु शक्ति का दूसरा परीक्षण पोखरण 2 के तहत किया था। इस दिन ने न केवल भारतीय रक्षा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा, बल्कि यह वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को भी मजबूत किया। इस मिशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया, जिसमें कुल 5 परमाणु बमों का परीक्षण किया गया। 3 परीक्षण 11 मई को और 2 परीक्षण 13 मई को किए गए। इनमें 1 थर्मोन्यूक्लियर बम और 4 फिशन बम शामिल थे। यह परीक्षण भारत के आत्मनिर्भरता और संप्रभुता के प्रतीक के रूप में उभरा, जब भारत ने दुनिया को यह संदेश दिया कि वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और अपने हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है। इस मिशन की सफलता के पीछे भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और समर्पण था। बार्क यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने वैज्ञानिकों की इस मिशन को गुप्त रखते हुए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया। इसकी सफलता ने भारतीय विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र को एक नई दिशा दिलाई और देशवासियों को गर्व का अनुभव कराया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को याद करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। आइए जानते हैं भारत की परमाणु शक्ति और इसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य के बारे में। भारत की परमाणु शक्ति का वर्तमान परिप्रेक्ष्य वैश्विक सुरक्षा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पोखरण 2 1998 के बाद से भारत ने अपनी परमाणु क्षमता को कई मोर्चों पर मजबूत किया है। भारत की परमाणु नीति विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है, जिसमें पहले इस्तेमाल नहीं का सिद्धांत अपनाया गया है। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ अधिकारियों ने इस स्थिति पर पुनर्विचार की आवश्यकता जताई है, विशेष रूप से जैविक या रासायनिक हमलों के संदर्भ में। भारत के पास लगभग 164 परमाणु वॉरहेड्स हैं, जो भूमि, समुद्र आधारित और हवाई प्लेटफॉर्मों के माध्यम से प्रक्षेपित किए जा सकते हैं। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक 8180 मेगावाट है, जो कुल विद्युत उत्पादन का लगभग 3% है। हालांकि सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट की क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के विकास पर जोर दिया जा रहा है और इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए सिविल दायित्व अधिनियम 2010 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। इन संशोधनों का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। तो आइए जानते हैं वैश्विक परमाणु शक्ति के बारे में। परमाणु शक्ति वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा रही है। परमाणु हथियारों का विकास और उनका नियंत्रण न केवल राष्ट्रों की सुरक्षा नीति बल्कि वैश्विक सामरिक संतुलन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। परमाणु शक्ति का उभरना और इसके बाद विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संधियों का गठन इस क्षेत्र में स्थिरता और संघर्ष के साथ साथ देशों की परमाणु नीति के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास है। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद परमाणु हथियारों की बनाने की होड़ तेज हो गई, जब 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। इसके बाद परमाणु शक्ति से जुड़े विभिन्न देशों की भागीदारी में वृद्धि हुई और 1949 में सोवियत संघ ने भी अपनी परमाणु शक्ति का परीक्षण किया। इसके साथ ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों की होड़ शुरू हो गई, जिसे शीत युद्ध के रूप में जाना जाता है। परमाणु शक्ति के निरंतर विकास और इसके खतरों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न देशों ने कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर सहमति व्यक्त की। 1968 में परमाणु अप्रसार संधि को अपनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना
परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना था। इस संधि में अब तक 190 से अधिक देशों ने भाग लिया है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक समझौता बन गया है। इसके बाद 1996 में व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि को स्वीकृति दी गई, जो परमाणु परीक्षणों को पूरी तरह से रोकने का प्रयास करती है। हालांकि कुछ प्रमुख देश जैसे अमेरिका और चीन ने इसे पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया है, जिससे यह संधि अभी भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं हो पाई है। आइए अब जानते हैं वैश्विक परमाणु शक्ति की वर्तमान स्थिति के बारे में। आज अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई परमाणु संपन्न देशों के पास अत्यधिक संख्या में परमाणु हथियार हैं। इन देशों की परमाणु नीतियां शांति और संघर्ष के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी या स्टार्ट पर सहमति बनी है, जो परमाणु हथियारों की संख्या को कम करने के उद्देश्य से है। वर्तमान में परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। इसके लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और प्लेटफॉर्मों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि परमाणु ऊर्जा एजेंसी और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। हालांकि कई देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए परमाणु हथियारों को आवश्यक मानते हैं, जिससे निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया जटिल बनी हुई है। वैश्विक परमाणु शक्ति, उसकी सुरक्षा, नियंत्रण और निरस्त्रीकरण के प्रयास एक जटिल और निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संधियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आइए जानते हैं पोखरण द्वितीय के परीक्षण के महत्व के बारे में। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में हुए परमाणु परीक्षण, जिसे पोखरण द्वितीय के नाम से जाना जाता है, यह परीक्षण न केवल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण था, बल्कि इसने वैश्विक स्तर पर भी भारत के सम्मान और प्रभाव को बढ़ाया। इस परीक्षण ने देश के वैज्ञानिकों और रक्षा बलों की क्षमता को प्रमाणित किया। इसके परिणाम स्वरूप भारत को वैश्विक सामरिक संदर्भ में एक नई पहचान मिली। इसके बाद भारत ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया और साथ ही परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में अपनी भूमिका को मजबूत किया। हालांकि पोखरण द्वितीय के बाद भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचनाओं और प्रतिबंधों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन यह परीक्षण भारत के लिए एक स्वावलंबन और वैश्विक कूटनीतिक संतुलन में योगदान देने का संकेत था। आइए अब जान लेते हैं कि पोखरण द्वितीय परीक्षण के बाद भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पोखरण द्वितीय के बाद भारत को वैश्विक आलोचना और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। परमाणु परीक्षण के परिणाम स्वरूप अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए, जिससे भारत को प्रौद्योगिकी और संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ा। इन प्रतिबंधों ने भारतीय उद्योगों और शोध संस्थानों के लिए कई प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न की, क्योंकि इन क्षेत्रों में वैश्विक सहयोग और उच्चतम तकनीकी सहयोग की आवश्यकता थी। हालांकि इन प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने अपने प्रयासों को जारी रखा और अपनी आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। भारत ने पोखरण द्वितीय के बाद परमाणु अप्रसार संधि को स्वीकार नहीं किया, जो परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। भारत का यह निर्णय वैश्विक समुदाय के साथ तनाव का कारण बना, क्योंकि अधिकांश परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र इस संधि का हिस्सा थे। भारत का मानना था कि एनपीटी एक असमान और पक्षपाती समझौता है, जो परमाणु शक्ति को कुछ देशों तक सीमित रखता है, जबकि अन्य देशों को यह अधिकार नहीं देता। इस स्थिति ने भारत को परमाणु अप्रसार पर वैश्विक समुदाय से टकराव में डाल दिया और इसके परिणाम स्वरूप भारत को अपनी परमाणु नीति को और भी मजबूत करने की आवश्यकता पड़ी। भारत ने परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाई और अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। परमाणु शक्ति हासिल करने के बाद भारत को अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूती से स्थापित करना पड़ा। इसके लिए भारत ने अपनी परमाणु सुरक्षा संरचना में कई सुधार किए। उदाहरण के लिए भारत ने न्यूक्लियर डॉक्स की शुरुआत की, जो परमाणु सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट प्रोटोकॉल और दिशा निर्देशों का पालन करती है। इसके अतिरिक्त भारत ने न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के साथ साझेदारी की, जो परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकी के सुरक्षित विनिमय को सुनिश्चित करता है। आइए जानते हैं कि ऐसे में भारत के लिए आगे की राह क्या होगी। भारत ने अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाया है, लेकिन अब उसे वैश्विक स्तर पर परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया में योगदान देने की दिशा में कई कदम उठाने होंगे।
जबकि भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज नीति को अपनाया है। इसका मतलब यह है कि वह केवल आत्मरक्षा के लिए ही परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा, परंतु परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में भारत को अन्य देशों के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। विश्व में परमाणु हथियारों की संख्या और उनके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए एक मजबूत वैश्विक ढांचे की आवश्यकता है और इस दिशा में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। भारत को परमाणु अप्रसार संधि और अन्य वैश्विक परमाणु समझौतों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने होंगे। भारत का यह प्रयास होना चाहिए कि वह अपनी सामरिक शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का उपयोग करके न केवल अपनी परमाणु शक्ति का संरक्षण कर सके, बल्कि अन्य देशों को भी इसके जिम्मेदार और संयमित उपयोग के लिए प्रेरित कर सके। इस दिशा में भारत को वैश्विक मंचों पर और अधिक सक्रिय रूप से भाग लेना होगा। इसके अलावा भारत को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे। भारत को अपनी बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में और सुधार करना होगा। यह न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट से निपटने में भी योगदान देगा। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय जरूरी है ताकि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके और इसके जोखिमों को नियंत्रित किया जा सके। चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। पोखरण द्वितीय के बाद भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर हुए प्रभाव और भारत की नो फर्स्ट यूज नीति की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।